हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नए चैप्टर्स का नाम है ग्रेविटेशंस। तो ग्रेविटेशन चैप्टर का स्टार्ट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ओके, तो हम लोग पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसका मैथमेटिकली फॉर्म और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन्स कई सारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद ये नतीजे पे पहुंचा कि जो अर्थ है, नॉट ओनली अर्थ, एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी टुवर्ड्स इट। कोई भी दो बॉडी है यूनिवर्स में, कोई भी कहाँ पे भी रहे, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू इट्स मास। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका जो मास है मास के साथ प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? Newton's universal law of gravitations. Every mass of universe attract other masses. Okay, the force of attraction between two point masses. दो पॉइंट मास के बीच जितना फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मास के प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ सकते हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसको 9-10 में, 10th लेवल में, लेकिन इसको और हम लोग डिटेल्स में इस बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वर्ड क्यों आता है? यूनिवर्सल मतलब ये लॉ यूनिवर्स के कोई भी दो बॉडी के बीच में वैलिड है। ठीक है, कोई भी बॉडी है, सिर्फ अर्थ और कोई बॉडी के बीच में हो रहा है ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल जो लॉ है, कोई भी बॉडी है यूनिवर्स का, एनी टू बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर्स। ओके, एंड the force is proportional to the product of the masses and it is inversely proportional to the square of the distance. ये लॉ वैलिड है, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल लॉ, वैलिड फॉर ऑल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैथमेटिकली फॉर्म देख लेते हैं और एक न्यूमेरिकल करते हैं। हम लोग के पास दो मास है m1 और m2 और दोनों का बीच में डिस्टेंस है r। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसके दुगना रेट में ये घटता जाएगा। वही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से, उससे दुगना तेज़ी से घट जाएगा। और मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो इसको अगर मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और हम लोग इसको एक इक्वल्स टू साइन देंगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, कैपिटल G, विच इज़ ए प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और इसका एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू है जो कि यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए वैलिड है। तो इसको याद रखना है, और एग्जाम में दे देता है, इसको याद रखना कुछ नहीं है, लेकिन 6.67 × 10⁻⁻11। ओके, और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसका यूनिट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से। अगर G बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, फोर्स r²/m1 m2। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। r मतलब डिस्टेंस, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। 2 kg है, kg²। और इसका डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे mlt टू T⁻², फोर्स की जगह, इसकी जगह l², इसकी जगह m² डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डायमेंशन। इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये है ग्रेविटेशनल लॉ। हालांकि हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे। उससे पहले ये जो दो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ में अगर अट्रैक्शन होता है तो हम लोग रियलाइज़ क्यों नहीं करता है। ये बॉडी कई सारा जो भी बॉडी है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एक दूसरे की ओर भाग क्यों नहीं रहा है? अट्रैक्शन होने से फोर्स लगता है, तो एक दूसरे की ओर भागना चाहिए, लेकिन भागता नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस 9 kg और 10 kg सेपरेटेड बाय 3 सेंटीमीटर। सो दो मास है यहाँ पे, एक है 9 किलोग्राम और एक है 10 किलोग्राम
और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फोर्स का जो वैल्यू होगा G 6.67 10⁻11 m1 m2 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? 3 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बैठा सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, देन इसका स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 कट जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁴ नीचे आएगा 10⁻⁴, जो कि ऊपर जाके 10⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे एक 10⁵ हो जाएगा, 10⁵ 10⁻11, सो अल्टीमेटली 10⁻�6। तो क्या हो जाएगा 6.67 10⁻�6 न्यूटन। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 9 kg और 10 kg रियल लाइफ में दो बॉडी है मान लेते हैं, और दोनों बहुत क्लोज रखा है, ज़्यादा दूर में नहीं रखा है कि दूर में जाने से अट्रैक्शन घट जाता है, तो हम लोग बहुत क्लोज रखा। कितना क्लोज? 3 सेंटीमीटर में। तो लेकिन उसका जो फोर्स निकला, फोर्स का वैल्यू कितना है? बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻6। मतलब इसको 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, मतलब ये क्या आएगा 0.00067 न्यूटन। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि इसके अट्रैक्शन हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग को ये भी पता है कि ये फोर्स के अलावा फ्रिक्शनल फोर्स भी मौजूद होता है। तो अगर दो बॉडी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा तो इतना कम फोर्स लगाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स ही उसको आगे जाने नहीं देगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज सफिशिएंट टू न्यूट्रल दिस इफेक्ट, और वो मूव नहीं करेगा। तो रियल लाइफ में क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम लोग रियलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। और इसका जो वैल्यू कम होता है क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ेगा ये चीज़ को, जो जी का वैल्यू है वो इतना छोटा है कि उसके साथ कोई भी गुना कर दे वो छोटा हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर एप्रिशिएबल पाना है, मतलब एक जिसको हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं ऐसा, तो उसके लिए m और m2 और m1 जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, अर्थ का मास कितना है 10⁻24 kg, इज़ वेरी लार्ज। इसीलिए अर्थ कोई भी चीज़ को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि ये तो छोटा है 10⁻11, किंतु लेकिन जो m1 m2 के बीच में अगर कोई भी एक मास का वैल्यू इतना ज़्यादा होगा कि दोनों मिला के वो सफिशिएंट हो जाएगा, तब जाके हम लोग रियलाइज़ कर पाएंगे। यहाँ पे m1 m2 9 kg 10 kg उसमें कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 10⁻24 kg अर्थ का मास इतना ज़्यादा है, इसीलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स, सफिशिएंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं और कोई भी चीज़ को अपने ओर खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि अर्थ जो है इसका मास कितना है 6 × 10⁻24 kg, और यहाँ पे एक पर्सन है इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, इसका मास कितना है 50 kg। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो है ही नहीं, वो अर्थ के ऊपर ही है, लेकिन नहीं, डिस्टेंस है। पॉइंट मास अगर रहेगा तो ये वाला हम लोगों का डिस्टेंस हो गया, लेकिन अगर कोई बड़ा मास रहेगा तो हम लोग डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? हमेशा सेंटर से लेंगे, सेंटर से लेंगे। तो इसका सेंटर तो ये है, लेकिन इसका सेंटर क्या है? ये, मतलब इसका डिस्टेंस कितना है a, और हम लोगों को पता है कि अर्थ का जो रेडियस होता है वो इतना होता है। तो ये अर्थ के साथ ये बॉडी का कितना फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है, वो निकालने वाले हैं कि अर्थ जो है, अर्थ उसके ऊपर जो यहाँ पे पर्सन है उसको कितना फोर्स से अपने ओर खींचेगा, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, जी m1 m2, m1 मतलब 50, m2 मतलब दिस, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, 6400 किलोमीटर को मीटर कर देंगे और उसके स्क्वायर लगा देंगे। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 500 न्यूटन। करके देखना घर में। तो अब 500 न्यूटन आ रहा है। अब जाके कुछ मतलब एप्रिसिएबल आया, वहाँ पे इतना छोटा था कि एप्रिसिएबल नहीं था, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे एप्रिसिएबल आ गया और हम लोग जो फोर्स है उसको रियलाइज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो कोई भी बॉडी के बीच, दो बॉडी के बीच में फोर्स है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि वो हम लोग रियल लाइफ में रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो सफिशिएंट फोर्स लगाता है। अब दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 2 masses 10 kg एंड 20 kg आर केप्ट एट सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। 2 मास है जो कि 10 सेंटीमीटर सेपरेशन में रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, तो जाके हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि हम लोग के पास 2 मास है, इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस है। मास कितना कितना है, 10 kg है, और यहाँ पे है 20 kg। दोनों का बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे पूछे गए कि वेयर शुड ए थर्ड मास बी प्लेस्ड और केप्ट सो दैट द नेट फोर्स ऑन द थर्ड मास 0। इस लाइन में, इसके बीच में कहाँ पे एक थर्ड मास रखा जाए, कोई भी मास, ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक थर्ड मास रखें। मास कितना है, m मान लेते हैं, कोई भी मास, और दोनों ए डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। हम लोग मान लिए कि 1 सेंटीमीटर है, तो बाकी बचा 10 - 6 सेंटीमीटर। हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो मास है उससे 1 सेंटीमीटर दूरी पे अगर स्मॉल m रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होने वाला है। हम लोग को पता नहीं कहाँ पर रखना है, वही हम लोग को निकालना है। तो ये जो मास है इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, 2 फोर्स लगेगा। एक 10 kg का मास इसको इधर खींचेगा, और 20 kg का मास इसको इधर खींचेगा। हालांकि m भी इसको इधर खींचेगा, तो वो इधर जाना चाहिए, लेकिन ये तो फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। तो इसको कहाँ पे रखा जाए ताकि वो मूव ना करे, मतलब वो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 लगना चाहिए। तो अगर 10 kg इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा इधर, और 20 kg इसको जितना फोर्स लगाएगा इधर, दोनों अगर बराबर हो जाए, मतलब वैल्यू सेम हो जाए, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्स ऑन m ड्यू टू 10 kg मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन m ड्यू टू 20 kg। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो जाके सब ठीक हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। तो इसका इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, G m1 m2 बाई r²। r मतलब 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बात याद रखना है कि x हम लोग सेंटीमीटर में पकड़ा है। तो G, अब m और 20 के बीच में कितना है, 20 मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई 10 - x, 10⁻², उसका होल स्क्वायर। कितना डिस्टेंस में है ये दोनों, 10 - 6। अब देखो यहाँ पे जो x² है, m तो कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, 10 2 रहेगा, तो 10⁻⁻4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 10 - x का होल स्क्वायर बाई x² इज इक्वल्स टू 2, ऐसा बचेगा। अब क्या करना है, इसको नॉर्मल अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे सॉल्व करना और दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, क्या हो जाएगा, 10 - x बाई x इज इक्वल्स टू 2 √2, सॉरी इट इज √2। इज इट ओके, लेट मी चेक इट, यस इट इज ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा, 10 - x इक्वल्स टू √2x, सो 1 + √2 इंटू x इज इक्वल्स टू 10, सो x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 1 + √2, 2.414। ओके, से 0.4 ऐसा कुछ आएगा। ओके, 0.4 की ज़्यादा आएगा उसके, ऐसा इतना सेंटीमीटर। ओके, सॉरी 4 सेंटीमीटर आएगा, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि दी थर्ड मास शुड बी प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर, जो भी आएगा आंसर, फ्रॉम द 10 kg मास, तो ही जाके वो नेट फोर्स 0 हो पाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर्स फॉर्म ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ हम लोग देख चुके हैं। दोनों मास के बीच में जो फोर्स होता है F = G m1 m2 बाई r² पता है, लेकिन उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, उसका वैल्यू तो पता है, लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो वो डायरेक्शन किधर होगा,
उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दो मास है m1 और m2, और यहाँ पे हम लोग रेफरेंस फ्रेम भी ड्रॉ किए हैं। और ये जो मास है ये कहाँ पे है, r1 पोजीशन वेक्टर में है और ये r2 पोजीशन वेक्टर में है। हम लोगों को पता है कि वेक्टर वे में हम लोग किसी भी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ में हम लोग कोई पॉइंट को x y z दे के डिनोट करते हैं, 2, 3, 5। ये पॉइंट कहाँ है, 2, 3, 5 में है, तो हम लोगों को पता चल जाता है कहाँ पे है, 2, 3, 5। हम लोग बोल देते कि वो यहाँ पे है। लेकिन वेक्टर वे में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। 2i हैट प्लस 3z प्लस 5k हैट पोजीशन वेक्टर, एक ही बात है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो दो जो मास है दोनों का पोजीशन है, एक का पोजीशन r1 है, एक का पोजीशन r2 है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे m1 और m2 है, दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले m1 और m2 दोनों के बीच में फोर्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं m1 m2 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और जो m2 है वो m1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले m2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं। फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, m1 के वजह से m2 के ऊपर लगने वाला फोर्स, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फोर्स टू 1 वेक्टर। ये जो नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे पहला जो सफिक्स है उसका मतलब जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और दूसरा सफिक्स जो है जो फोर्स लगा रहा है, पहले इफेक्ट उसके बाद कॉस। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये एक वेक्टर हम लोग लिख रहे हैं, तो पहले तो हम लोगों को वैल्यू लिखना पड़ेगा। वैल्यू कितना है, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। कितना डिस्टेंस दूरी पे है, वैल्यू कितना है, r स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ यूनिट वेक्टर, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर हम लोग लगाएंगे वो यहाँ से इधर होना चाहिए। तो इधर कौन सा यूनिट वेक्टर है, r21 हैट। r21 इज द वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 तक जो वेक्टर है वो r21 है। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, जो पहला सफिक्स जो होता है वो इफेक्ट होता है, मतलब 2 पे जा रहा है 1 से, सो r21 वेक्टर्स। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर नहीं लिखेंगे, इसको यूनिट वेक्टर लिखेंगे ऐसे। समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब देखो ये जो f21 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो r21 है ये तो ठीक है। अब दूसरा चीज़ लिखते हैं, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। m2 के वजह से m1 के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है वो हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। r21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, r21 हैट बाई r। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये जो r21 वेक्टर है वो क्या है, उसका वैल्यू r है और डायरेक्शन क्या है, r21 हैट। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन प्रोवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर। और r12 क्या होगा, r12 वो इधर होगा, उसको हम लोग ड्राइंग नहीं किए, वो इधर होगा 2 से 1 तक। सो क्या हो जाएगा, r इंटू r12 हैट, ऐसा होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जी m1 m2 बाई r³ मल्टीप्लाइड बाई r21। इसको नीचे में लिखते थोड़ा सा। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 क्या होगा, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। एक दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगा वो तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। m2 के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है और m2 m1 के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है। तो इधर वेक्टर कौन सा है, r12, r12 हैट इन वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये r³ हो जाएगा, ये हो जाएगा r12 वेक्टर। तो ये f21 निकल गया और ये f12 निकल गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि r12 और r21, r इसका वैल्यू तो r है, ये r21 है और ये क्या है, r12 है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। r12 का जितना वैल्यू है
R21 का भी सेम वैल्यू है जो कि R के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इधर जाने वाला वेक्टर और इधर जाने वाला वेक्टर दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब R12 वेक्टर जो है वो R21 के साथ बराबर तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, वैल्यू जो है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए वेक्टर वे में लिखेंगे तो माइनस। अब देखो यहाँ पे R12 जो है इसके जगह हम लोग माइनस R21 डाल सकते हैं, तो इसको डाल सकते हैं M1 M2 बाई R³ R21, माइनस डाल दिया। अब ये क्या चीज़ है, ये तो इक्वेशन नंबर 1 से देख ही सकते हैं, ये F21 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं F21। सो अल्टीमेटली क्या निकल गया, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्या निकल गया, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये क्या है, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। मतलब फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी को जितना फोर्स लगाएगा सेकेंड बॉडी फर्स्ट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी एंड माइनस साइन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ओबे करता है।